हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शाइन ट्यूटोरियल। सो गाइस, हम जो थे कांगड़ा रियासत के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें हमने कांगड़ा का मध्यकालीन इतिहास जो था वो डिस्कस कर लिया था। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इसका आधुनिक इतिहास। ठीक है, तो ये हम स्टार्ट करते हैं राजा अभयचंद से। ठीक है, अभयचंद जो थे वो 1747 में राजा बने थे। ठीक है, और 1750 ईस्वी तक ये राजा रहे थे। ये जो थे हमीरचंद के पुत्र थे। और जब 1750 में, ठीक है, इन्होंने जो था ठाकुर द्वारा और टिहरा में किले का निर्माण किया था। ठीक है, ये जो किया था इन्होंने किया था 1748 ईस्वी के अंदर। ठीक है, 1748 ईस्वी में इन्होंने किले का निर्माण किया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनका आगे कोई वारिस नहीं था, कोई पुत्र नहीं था। तो इसलिए इनके चाचा जो थे, ठीक है, ये गंभीर चंद जो थे ना, ये इनके चाचा थे। तो ये उस टाइम पे राजगद्दी पर बैठे। ठीक है, 1750 में इनकी मृत्यु के बाद। ठीक है, इनके जो थे वो 11 बेटे थे। ठीक है, कितने थे? 11 बेटे थे। लेकिन जो भी एडमिनिस्ट्रेशन थी उस टाइम पे, जो भी साहब लोग थे या फिर जो भी प्रजा थी, वो सभी उनसे जो थे वो रुष्ट थे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्रूर थे। कोई मैनर्स उनके अंदर नहीं थे। ठीक है, क्रूरतापूर्वक वो सभी के साथ जो थे व्यवहार करते थे। इसलिए कोई भी ये नहीं चाहता था कि वो राजा बने, यानी उन 11 में से कोई भी एक जो है वो राजा बने। अब क्या हुआ कि 1750 ईस्वी में गंभीर चंद जो थे वो केवल 1 वर्ष के लिए ही राजा रह पाए। 1751 ईस्वी में इनकी जो थी वो मृत्यु हो गई। ठीक है, जैसे ही इनकी मृत्यु हुई तो प्रजा को अब ये डर था कि कहीं इनमें से कोई एक भी राजा बन गया तो जो है वो बुरी तरह से सत्ता का सर्वनाश कर देंगे। ठीक है, क्योंकि वो उनसे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। इसलिए उन्होंने जो था शंकर चंद, ठीक है, जो गंभीर चंद के भाई थे, छोटे भाई थे, ठीक है, हमीर चंद और गंभीर चंद के छोटे भाई, उनका एक पुत्र था घमंड चंद। ठीक है, और ये जो था बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान था और प्रजा को लगता था कि अगर ये राजा बनेगा तो हमारी जो प्रजा है वो संतुष्ट रहेगी और सुखी रहेगी, यानी कि वो उसे राजा के लायक समझते थे। इन 11 में से वो किसी एक को भी नहीं। अब क्या किया, घमंड चंद को उन्होंने ये बोला कि तुम राजा बनो। ठीक है, तो 1751 ईस्वी में जब जो था गंभीर चंद की मृत्यु हो गई, उसके बाद घमंड चंद जो थे वो राजगद्दी पर बैठे थे। और जब ये 11 भाई जो थे वो अपने पिता का जो था शमशान घाट ले गए थे, वहां पे उनको मतलब चिता जल रही थी उनकी अभी, ठीक है, ब्यास नदी के किनारे। उस टाइम इन्होंने क्या किया, उनको गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है, अब देखिए प्रजा की भी यही इच्छा थी। ठीक है, और घमंड चंद ने क्या किया था, अपने जो चाचा था उनके जो 11 पुत्र थे, ठीक है, उनको भी उसने क्या किया, कैद करके रख लिया, बंदी बना के रख लिया। अब जो था घमंड चंद कांगड़ा का राजा बन चुका है। ठीक है, लेकिन अभी भी जो कांगड़ा का किला था वो किसके हाथ में था, वो था नवाब सैफ अली खान के हाथ में। ठीक है, वो वहां का किलेदार था, तो अभी भी किला उसी के कब्जे में था। अभी तक किसी ने उसे छुड़वाया नहीं था। ठीक है, अब घमंड जब राजा बना था तो उसके टाइम पे जो राजनीतिक फेरबदल हुआ, यानी राजनीति, कांगड़ा की राजनीति जो थी उसमें बहुत ज्यादा सुधार हुआ था। इसने अपने सैन्य बल को जो था वो बहुत ज्यादा मजबूत बनाया था। उसमें इसने राजपूतों को भी और अफगानों को भी ऐड करा था, यानी कि अपनी सैन्य शक्ति को अच्छा खासा इसने बढ़ा लिया था। उसके बाद इसने सोचा कि अब जो कटोच राजाओं का जितना भी उन्होंने जीता था उस सभी के ऊपर मैं फिर से कब्जा करूंगा। ठीक है, तो कांगड़ा के किले पे नहीं, लेकिन बाकी जितनी भी छोटी छोटी रियासतें थी उनके ऊपर इसने आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, गुलेर के राजा के ऊपर इसने आक्रमण किया, जसमा पे, सीबा पे, दतारपुर पे, और इसको जो था वो अपने अंडर ले लिया। ठीक है, कुल्हेड़ पर इसने जब हमला किया तो वहां के राजा को इसने आधा भाग जो था वो लौटा दिया था और आधा भाग जो था वो अपनी सत्ता के अंदर ले लिया था। ठीक है, लेकिन प्रजा जो थी इसके राज में बहुत ज्यादा खुश थी। ठीक है, और दूसरी बात क्या हुई कि 1755 ईस्वी में कुल्लू के राजा थे, राजा टेडी सिंह। ठीक है,
इनके साथ इन्होंने युद्ध किया और युद्ध करने के बाद इनका एरिया भी, इनको हराने के बाद जो था इनका एरिया भी अपने अंडर ले लिया। यानी कि इनके अंडर जो था वो काफी ज्यादा एरिया आ चुका था, यानी कि बहुत सारी रियासतों पे इनका कब्जा हो चुका था और इनके मुकाबले का राजा उस टाइम पे कोई नहीं था, यानी कि हर जगह इनका डंका बजा हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि मुगलों की अगर हम बात करें तो मुगल उस टाइम तक औरंगजेब के बाद देखिए सभी जितने भी मुगल थे वो विलासिता में रिक्त हो गए थे, तो कोई भी उनमें इतना जो था वो शक्तिशाली जो था वो सम्राट या राजा नहीं आया जो आके जो था वो इसके ऊपर जो था आक्रमण करता, क्योंकि वो सारे के सारे मतलब एक तरह से आप समझ लिए कि मुगलों का अंत यहाँ पे हो चुका था। ठीक है, और दूसरी बात कि 1699 ईस्वी में जो था गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, एक शक्ति उभर के आई थी, तो उन्होंने जो था खालसा पंथ की स्थापना करी थी। तो जो सिख समुदाय था उसमें भी जोश जो था भर चुका था, क्योंकि मुगल जो थे यानी ये जो बाहर से जितने भी आते थे वो आक्रमण कहाँ करते थे, पहले पंजाब साइड पे आके, ठीक है, पंजाब को अपने कब्जे में। तो अब क्या था, जो सिख पंथ, जो खालसा पंथ की स्थापना करी थी, जो ये लोग थे, इन्होंने जो था वो मुंह तोड़ जवाब देना अब स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो 1757 ईस्वी पे अहमद शाह दुरानी जो था उसने पंजाब पर फिर से आक्रमण किया, लेकिन वहां पे जो था सिखों ने उसके खिलाफ जो था विद्रोह कर दिया, क्योंकि वो जो खालसा पंथ की स्थापना करी थी तो वो अलग अलग गुटों में जो थे वो डिवाइड हो चुके थे, तो वो क्या करते थे, वो इनका सामना करने के लिए अब तैयार खड़े रहते थे। ठीक है, तो जब उसने देखा कि अब जो है हम यहाँ पे कब्जा नहीं कर पा रहे हैं, ये सत्ता हमारे हाथों से एक तरह से निकल रही है, तो उसने ये सोचा कि अब आक्रमण नहीं करेंगे, अब इनके साथ हम मेल जोल बढ़ाएंगे। ठीक है, तो मेल जोल बढ़ाने की प्रक्रिया जब उसने स्टार्ट करी तो उसके मतलब उसने भी जो था घमंड चंद का नाम जो था वो सुन रखा कि ये अब जो है एक शक्तिशाली राजा जो है वो उभर कर आ रहा है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इसके साथ बात करी, घमंड चंद के राजा घमंड चंद के साथ बात करी, और 1759 ईस्वी में जलंधर, द्वाबा और सतलुज और रावी के बीच के जितने भी इलाके थे, ठीक है, पहाड़ी इलाके जो भी आते थे, उनका जो था प्रतिनिधि किसको बनाया, उन्होंने घमंड चंद को बनाया। तो राजा घमंड चंद के पास अब देखिए कितनी ज्यादा टेरिटरी उनके हिस्से में आ चुकी है, यानी बहुत ज्यादा एरिया के ऊपर या बहुत सारी रियासतों के ऊपर जो था वो उनका कब्जा हो चुका था। उसी टाइम पे क्या हुआ कि चंबा के राजा जो थे उनकी मृत्यु हो गई, उनका बेटा जो था वो छोटा था। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि अब मैं चंबा पे आक्रमण करूंगा और वहां का एरिया भी कैप्चर कर लूंगा, लेकिन वहां की जो राजमाता थी वो जम्मू के राजा की बेटी थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, राजा रणजीत सिंह थे, उनसे उन्होंने जो थी वो सहायता मांगी थी, रणजीत देव थे सॉरी, उनसे उन्होंने सहायता मांगी और उनकी सेना ने जो था वो घमंड चंद का मुकाबला किया और जो था वो चंबा इनके हाथों में आते आते रह गया। यानी कि एक विधवा स्त्री के द्वारा इन्होंने जो था फर्स्ट टाइम जो थी वो हार खाई थी, और इनका जो सपना था कि अब मैं कांगड़ा के किले को आजाद करवाऊंगा वो पूरा नहीं हो सका। ठीक है, तो ये थे राजा घमंड चंद। ओके, घमंड चंद जो थे 1761 ईस्वी में उन्होंने सुजानपुर टिहरा नगर की स्थापना करी थी ब्यास नदी के किनारे। ठीक है, इससे पहले हम अभय चंद के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया था, उन्होंने वहां पे किले का निर्माण किया था टिहरा में। ठीक है, और 1774 ईस्वी में जो थी वो घमंड चंद की मृत्यु हुई थी, लेकिन इन्होंने कांगड़ा कला का संरक्षण किया था, चित्रकला का संरक्षण किया था, यानी कि इनके राज्य में जो प्रजा थी, ठीक है, उन्होंने पूरा सहयोग किया और राजा ने भी अपनी प्रजा का अच्छे तरह से ध्यान रखा था। ठीक है, उसके बाद इनके पुत्र जो थे तेग चंद वो गद्दी पर बैठे 1774 इनकी मृत्यु के बाद, लेकिन ये एक ही साल तक राजा रहे। ठीक
ठीक है, एक ही वर्ष तक रहे। उसके बाद 1775 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब इनके जो थे वो 3 बेटे थे, जिनमें सबसे बड़े जो थे वो संसार चंद थे। संसार चंद एक पहले भी हम स्टडी कर चुके हैं, अब ये है संसार चंद 2। ठीक है, ये 1765 में पैदा हुए थे और जब इनके पिता की मृत्यु हुई तो ये केवल 10 वर्ष के थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, ये चाहते थे कि इनका जो कांगड़ा का किला पैतृक संपत्ति है, क्योंकि इससे पहले घमंड चंद ने जितनी भी पैतृक संपत्ति थी बल्कि उससे ज्यादा जो थी वो उसके ऊपर उनका अधिकार हो चुका था, लेकिन कांगड़ा का किला जो था वो अभी भी सैफ अली खान के हाथों में था। तो ये चाहते थे कि उसको छुड़वाया जाए, इसलिए इन्होंने जस्सा सिंह रामगढ़िया से सहायता मांगी थी। तो चलिए आगे हम जो है संसार चंद के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, अब आते हैं संसार चंद 2 के ऊपर। 10 साल की उम्र में ये राजा बने थे और ये चाहते थे कि जो कांगड़ा का किला जो इनकी पैतृक संपत्ति थी उसके ऊपर फिर से अधिकार किया जाए। 10 वर्ष की आयु से ही, क्योंकि आयु छोटी थी तब से ही उन्होंने यत्न करना शुरू कर दिया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए थे। फिर उन्होंने क्या था, एक सिख थे, ठीक है, उनकी 12 मिसलों में से एक थे वो, ठीक है, जय सिंह कन्हैया, उनसे उन्होंने मदद मांगी। तो उनकी जो सम्मिलित फौज थी 1781 और 82 ईस्वी में, ठीक है, इसके बीच में सम्मिलित फौज दोनों की, यानी संसार चंद की और जय सिंह कन्हैया की, उन दोनों ने क्या किया, कांगड़ा किले के ऊपर घेराव करके उस पर धावा बोल दिया। ठीक है, अब सैफ अली खान को ये लगता कि वो अकेला इनका सामना नहीं कर पाएगा, तो उसने क्या किया, बिलासपुर की रानी थी, क्योंकि राजा अभी छोटा था, उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी, ठीक है, तो राजपाट जो देख रही थी वो रानी ही देख रही थी, तो उससे उसने सहायता मांगी। तो रानी ने क्या किया, 300 घुड़सवार और 8000 पैदल सिपाही जो थे वो सैफ अली खान को उसने दिए, और सेना का नेतृत्व जो था वो खुद रानी ने किया था। ठीक है, क्योंकि उसने कांगड़ा के पहले भी कई गांव को वो लूट चुकी थी। अब क्या हुआ कि जब ये फौजें जो उनके साथ लड़ रही थी, लेकिन क्या था, सैफ अली खान जो था वो मृतशैया पे पड़ा। 1 साल तक जब युद्ध होता रहा, तो उसके बाद सैफ अली खान की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद जैसे ही उसको दफनाने के लिए जो था वो ले जाया जा रहा था, तो क्या हुआ, जय सिंह कन्हैया को इसके बारे में पता चल गया और उसने संसार चंद को चकमा दे दिया और खुद जो था वो किले के अंदर चला गया और किले के ऊपर जो था वो अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। यानी अब किले पर नया राजा बनके जो था वो जय सिंह कन्हैया बैठ गया था। संसार चंद को इसका दुख तो बहुत हुआ कि उसने उससे मदद मांगी और उसने उसको धोखा दिया, लेकिन वो उस टाइम पे चुप रहा और सुअवसर का वो जो था वो वेट करता रहा कि कोई तो टाइम आएगा जब मैं भी उससे बदला लूंगा। ओके, कांगड़ा के किले को जीतने के बाद जय सिंह कन्हैया जो था वो 4 वर्षों तक उसने वहां पे जो था वो शासन किया और वहां के जो पहाड़ी राजा थे उनसे वो कर भी वसूलता रहा। उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन महासिंह जो था और जय सिंह कन्हैया के बीच में जो था वो झगड़ा हो गया कि उन्होंने अमृतसर और जम्मू से कुछ माल लूटा था, उसका बंटवारा करने में उनके बीच में झगड़ा हो गया और इस झगड़े का फायदा जो था वो संसार चंद ने उठाया। संसार चंद ने जो महासिंह था उससे कहा कि अगर वो जय सिंह कन्हैया को हराने में और कांगड़ा के किला को दोबारा प्राप्त करने में उसकी सहायता करता है तो वो उसे 2 लाख रुपए जो है वो देगा। ठीक है, तो अब उसने सोच लिया कि अब हमने जो है वो 2 लाख रुपया ये मेरे को देगा, तो उसने अपने दीवान को दीवान था दयाराम, ठीक है, उसको सेना का नेतृत्व करते हुए जो था वो संसार चंद के साथ भेजा। संसार चंद ने जो था वो किले के ऊपर जाके हमला करा। जय सिंह कन्हैया ने जो था वो पूरी तरह से जो था वो लड़ाई उसके साथ करी, लेकिन किले के अंदर क्या था, घेराबंदी थी बाहर से, तो फिर से वही हुआ कि जो किले के अंदर थे उनको क्या होती थी दिक्कत कि खाने की वस्तुएं जो थी वो एक टाइम पे आके खत्म हो जाती थी, तो वही उसके साथ हुआ और उसे जो है वो हार का सामना करना पड़ा। जब वो हार गया तो 1786 पे जो किला जो था वो संसार चंद के हाथों में आ गया, यानी अब उसकी पैतृक संपत्ति जो थी उसके हाथों में आ चुकी थी। लेकिन किला जीतने के बाद संसार चंद ने जो 2 लाख रुपए देने का वादा किया था महासिंह को वो उसने उसको नहीं दिए। ठीक है, तो मान सिंह के दिमाग में ये बात रह गई कि उसने उससे लड़ाई नहीं करी,
वो जो था वो किसी अवसर का जो था वो वेट करने बैठ गया कि कभी तो आएगा टाइम तो मैं इससे बदला लूंगा। ठीक है, अब देखिए संसार चंद जो था वो इस टाइम पे बहुत बड़ा शक्तिशाली राजा बनके उभरा था। उसने अपनी पैतृक संपत्ति को ही वापस नहीं लिया था, बल्कि बाकी रियासतों पे भी, मंडी की रियासत पे, कुल्लू की रियासत पे, बिलासपुर की रियासत पे, ठीक है, सभी रियासतों के ऊपर उसने हमला बोल दिया था और उसको जो था वो अपने अधीन उसने कर लिया था। उस टाइम पे लोग जो थे उसको अब राजा नहीं कह रहे थे, उसको अब महाराजा के रूप में देख रहे थे, उसको महाराजा कह के जो था वो बुलाया जाता था। ओके, अब क्या हुआ, कांगड़ा का किला जो था क्योंकि संसार चंद के पास आ चुका था तो उसने सोचा कि कांगड़ा पे जैसे किलेदार का ना कि कुछ हिस्सों के ऊपर जो होता है वो अधिपत्य होता है। ठीक है, तो जो रिहुल थी चंबा की, वहां पे कांगड़ा का जो किलेदार था उसका पहले वहां पे जो था वो अधिकार था। ठीक है, अब क्या संसार चंद ने जो था वहां के जो राजा थे उनको बोला कि वो हिस्सा उनको वापस करें, लेकिन राजा ने क्या किया, वो हिस्सा देने से मना कर दिया। अब जब मना कर दिया तो क्या किया कि उसने राजा को बंदी बनाने का आदेश दिया, लेकिन राजा लड़ता लड़ता जो था वो वीरगति को प्राप्त हो गया था। ठीक है, तो रिहुल के लिए चंबा के राजा को नेटी शाहपुर में उसने हराया था। ठीक है, नेक्स्ट जो था 1788 के ईस्वी के अंदर जो था सूरमा सेन जो थे वो थे मंडी के राजा। ठीक है, उनकी मृत्यु हो गई तो अब संसार चंद को लगा कि उनकी मृत्यु के बाद जो मंडी का राजा अब कोई नहीं है, क्योंकि उनका बेटा जो था वो उस टाइम 5 वर्ष का था जिनका नाम था ईश्वरी सेन। ठीक है, 5 वर्ष का होने पे तो उन्होंने सोचा कि अगर इस राज्य पे आक्रमण कर दिया जाए तो वहां तो था ही नहीं कोई लड़ने के लिए, क्योंकि राजा तो था ही नहीं वहां पे। ठीक है, तो 1792 ईस्वी के अंदर उन्होंने मंडी के राजा ईश्वरी सेन को बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद 12 साल तक उनको जो था वो नदौन में उनको कैद करके रखा था। बाद में उनको अमर सिंह थापा की मदद से छुड़वाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट 1794 ईस्वी में बिलासपुर कहलूर के ऊपर जो था संसार चंद ने आक्रमण किया था और यही इनके पतन का कारण भी बना था। तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले ये देख लेते हैं, बिलासपुर का जो पुराना नाम था वह कहलूर था। ओके, हमने डिस्कस करा था कि संसार चंद ने जब बिलासपुर रियासत के ऊपर जो था हमला किया था वो उसके पतन का कारण बना था। तो किस तरह से उसके पतन का कारण बना था आइए देखते हैं। 1795 ईस्वी में, ठीक है, बिलासपुर में जो सतलुज नदी के दाहिने किनारे वाला भाग था उसके ऊपर जो था वो संसार चंद ने आक्रमण किया। ठीक है, उस टाइम वहां की जो रानी थी नगर देवी और उसका जो पुत्र महान चंद था उन्होंने सिरमौर के राजा धर्म प्रकाश से सहायता मांगी। अब क्या हुआ कि लड़ाई किसके बीच में हो रही है, कांगड़ा की सेना के बीच में, और दूसरी तरफ से संयुक्त सेना जो लड़ रही है वो है बिलासपुर की और साथ में सिरमौर की। ठीक है, ये बिलासपुर और सिरमौर वाली सेना जो है वो कांगड़ा के विरुद्ध जो है वो संसार चंद के खिलाफ जो थी युद्ध लड़ रही थी। लेकिन इस लड़ाई में क्या हुआ कि राजा जो था धर्म प्रकाश उसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु होने के पश्चात जो है ये जो लड़ाई थी, ठीक है, इसमें जीत होती है संसार चंद की। अब संसार चंद की यहाँ पे जीत हो गई है तो बाकी जो पहाड़ी रियासतों के राजा थे उनमें जो था वो एक डर फैल गया था कि संसार चंद इसी तरह से उन सब की रियासतों को छीन लेगा। तो उससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया, गोरखों के साथ संधि कर ली। और गोरखे जो थे वो पहले से ही कांगड़ा के किले को हथियाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने राजाओं की बात मान ली और उन्होंने संधि को दाव पे रखा। लेकिन संधि वहां पे ये हुई थी उन राजाओं और गोरखाओं के बीच कि वो केवल जो है कांगड़ा किले के ऊपर ही अधिकार करेंगे, बाकी रियासतों के ऊपर यानी बाहरी भाग कांगड़ा के किले के अलावा कोई भाग या कोई रियासत उनको नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो उन सभी राजाओं के साथ जो था गोरखा ने किसके खिलाफ युद्ध लड़ा, वो लड़ा था संसार चंद के खिलाफ और जिसमें उसकी जो है वो हार होती है। ओके, अब गोरखों की सेना जो थी 1805 ईस्वी में अमर सिंह
थापा जो थे वो 40,000 सैनिकों को लेके उन्होंने सतलुज नदी जो है पार करी थी। ठीक है, अब यहाँ पे संसार चंद की हार का मेन कारण क्या रहा कि उस टाइम रामपुर की गद्दी से जो नवाब उतरे थे वो थे नवाब गुलाम मोहम्मद। ठीक है, इन्होंने जो थी वो राजा संसार चंद के यहाँ शरण ली हुई थी। इन्होंने राजा का दिमाग ये घुमाया कि जो वहाँ जो राजपूत थे, रुहल थे और कुछ अफगान सैनिक जो थे जिनको की ट्रेंड किया गया था, ठीक है, घमंड चंद के टाइम पे लड़ाई के लिए, उन लोगों को वेतन जो था वो बहुत अधिक दिया जाता था। तो उसने ये बोला कि मैं कम कीमत पे यानी कम वेतन पे तुम्हारे को रुहल सिपाही ला के दूंगा। ठीक है, आप उन सिपाहियों को निकाल दो। अब क्योंकि वो ट्रेंड थे, प्रशिक्षित थे, ठीक है, तो उन्हें तो युद्ध लड़ने आते थे, लेकिन नए सिपाही वो था वो अवेलेबल नहीं कर पाया था जब जो युद्ध का टाइम आया था। पुराने उसने निकाल दिए, नए पहुंचे नहीं। तो ये मेन कारण रहा कि गोरखों ने जब उसके ऊपर आक्रमण किया तो उसके मेन सिपाही जो प्रशिक्षित सिपाही थे वही उसके पास नहीं थे। ठीक है, तो अमर सिंह थापा और संसार चंद की जो पहली मुठभेड़ हुई थी वो महल मौर्या में हुई थी, हमीरपुर में, सॉरी हमीरपुर है ये। ठीक है, हमीरपुर के भोजरंग में जो थी वो उनकी पहली मुठभेड़ हुई थी। अमर सिंह थापा ने जो था संसार चंद को हरा दिया। तो संसार चंद जो थे वो किले में जाके उन्होंने छुप गए या शरण ले ली। ठीक है, संसार चंद ने किले में शरण ली। ठीक है, और नौरंग वजीर की मदद से वो किले से बाहर आए। किले के बाहर आने पर महाराजा रणजीत सिंह से उन्होंने मदद मांगी थी। 1809 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह के साथ जो थी वो ज्वालामुखी संधि हुई थी। ठीक है, 1809 ईस्वी में ही जिस साल संधि हुई और महाराजा रणजीत सिंह ने जो था अमर सिंह थापा के साथ युद्ध किया और उसकी सेना को हरा दिया। ठीक है, बदले में जो था संसार चंद ने क्या किया, कांगड़ा का किला और 66 गांव जो थे वो महाराजा रणजीत सिंह को दिए थे। ओके, अब जो था कांगड़ा किला पर किसका हो गया, महाराजा रणजीत सिंह का अधिकार हो गया। तो उन्होंने क्या किया था, देसा सिंह मजीठिया को नाजिम यानी कि गवर्नर के तौर पर जो था कांगड़े किले में नियुक्त कर दिया। ठीक है, 1824 ईस्वी में जो था संसार चंद की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद जो था उनका बेटा अनिरुद्ध चंद जो था वो गद्दी पर बैठा था। लेकिन क्योंकि किला जो था वो महाराजा रणजीत सिंह के पास था तो उसने क्या किया, 1 लाख रुपए नजराना जो था वो रणजीत सिंह को, महाराजा रणजीत सिंह को उसने दिया था। उसके बाद वो गद्दी पर बैठा था। ओके, अनिरुद्ध चंद जो था संसार चंद की मृत्यु के बाद 1824 ईस्वी में जो था वो गद्दी पर बैठा था। ठीक है, रणजीत सिंह के साथ उनके जो संबंध थे वो बहुत अच्छे रहे कुछ समय तक। लेकिन महाराजा रणजीत सिंह ने जब अपने दीवान ध्यानचंद के लिए, ठीक है, उनकी दोनों बहनें यानी संसार चंद की जो पुत्री थी उसका हाथ जो था अपने दीवान के लिए मांगा, तो ना तो वो महारानी यानी कि जो अनिरुद्ध चंद की माता जी थी वो इस बात के लिए तैयार नहीं थी और खुद अनिरुद्ध चंद भी इस बात के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह को वादा तो कर दिया लेकिन अपना वादा नहीं निभाया। ठीक है, वो टाल मटोल करते रहे। तो इसलिए महाराजा रणजीत सिंह जो थे वो नादौन के लिए आए, लेकिन उनके वहां पहुंचने से पहले ही जो है अनिरुद्ध चंद अपनी दोनों बहनों और माताओं को लेकर वहां से भाग गई। ठीक है, उन्होंने क्या किया, टिहरी गढ़वाल के राजा सुदर्शन शाह के साथ अपनी दोनों बहनों का विवाह करवा दिया। लेकिन जब महाराजा रणजीत सिंह जो थे वो आके नादौन पहुंचे तो वहां पे उनके जो चाचा थे यानी कि अनिरुद्ध चंद के जो चाचा थे फतेह सिंह जो संसार चंद के भाई थे, उन्होंने वहां पे उनका स्वागत किया। ठीक है, लेकिन उनका मान रखने के लिए उन्हें अपनी पौत्री का विवाह जो था वो महाराजा रणजीत सिंह के बेटे हीरा सिंह के साथ जो था वो करवाना पड़ा। ठीक है, तो उसके लिए महाराजा रणजीत सिंह उनसे बहुत खुश हुए कि उन्होंने अपनी पौत्री का विवाह मेरे पुत्र के साथ करा है। तो उन्होंने राजगीर की जागीर जो थी उनको भेंट स्वरूप दे दी थी। ठीक है, अब अनिरुद्ध चंद जो थे वो वहां से भाग गए थे। जब उन्होंने अपनी बहनों की शादी जो थी टिहरी गढ़वाल के राजा के साथ कर दी तो उसके बाद वो जाके अंग्रेजों के पास जाके बस गए। ठीक है, वहां रहने के बाद वो शिमला के पास जो बागल रियासत है कुछ टाइम पर वहां रहे थे। ठीक है, और जो संसार चंद थे उनकी एक पत्नी थी जिनका जो पुत्र था जोधीवीर चंद, उन्होंने अपनी दोनों बहनों का विवाह जो था महाराजा रणजीत सिंह के साथ करवा दिया था।
अब जो था राजा अनिरुद्ध चंद जो थे, उनकी मृत्यु के बाद 1833 ईस्वी में रणजीत सिंह ने क्या किया, उनके जो अनिरुद्ध चंद के दो बेटे थे रणवीर चंद और प्रमोद चंद को महल मौर्य की जागीर जो थी वो दे दी थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि रणवीर चंद जो थे 1828 ईस्वी तक राजा रहे, प्रमोद चंद जो थे 1847 ईस्वी तक राजा रहे। ठीक है, अब 1846 में क्योंकि कांगड़ा जो था पूर्ण रूप से अंग्रेजों के कब्जे में आ चुका था। ठीक है, उसके बाद प्रमोद चंद के बाद जो थे प्रताप चंद 1857 ईस्वी तक राजा रहे, जयचंद जो थे 1846 ईस्वी तक राजा रहे, और इनको जो था अंग्रेजों ने महाराजा और मेजर की उपाधि दी थी। ठीक है, मेजर की उपाधि इनको कब दी, 1888। उसके बाद जो था ध्रुवदेव चंद। ठीक है, ध्रुवदेव चंद जो थे वो कांगड़ा के अंतिम राजा थे। ठीक है, ध्रुवदेव चंद ये कांगड़ा के अंतिम राजा थे। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है आपको कि कांगड़ा के अंतिम राजा कौन थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हमारा आधुनिक इतिहास जो था वो कांगड़ा का वो खत्म होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, कल हम गुलेर रियासत के बारे में स्टडी करेंगे। अगर आपके पास मेरे लिए कोई सुझाव है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे लोगों के पास मेरी जो है ये वीडियो ज़रूर पहुँचे। ठीक है, तो थैंक यू। ठीक है, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।